इंडिया में सारेगामा में गए आप, कहाँ तक पहुंचे और क्या उस जर्नी क्या थी और वो कैसे स्टार्ट हुआ? बड़ी मुखालफत हुई। उन्होंने कहा कि ये तुम तो हमारे खानदान को गलत रीत तुम कायम कर रहे हो। वहां से वापसी कैसे हुई? कि मुझे तो एक दो एज अ हीरो वहाँ ड्रामा सीरियल ऑफर हुए जी टीवी की तरफ से। मैं तो अच्छा भला, मैं तो इस खुशी में था कि अब करेंगे काम। शकील भाई को तो उन्होंने सेट पे जाके थोड़ी बदतमीजी भी की थी उन लोगों ने। सारेगामा की कोई ऐसी याद जो अभी भी आती हो तो दिल में खुशी आती हो? सबसे ज्यादा बुराई मेरी हिमेश साहब ने की थी जब मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया वहाँ। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही मोरा सैया मुझसे बोले ना। एक पाकिस्तान आइडल चल रहा है यहाँ पे जी, कैसा लगता है आपको? बड़े बड़े अच्छे सिंगरों को निकाल दिया है और गिने चुने 2-3 अच्छे लड़के गा रहे हैं वहाँ। लेकिन वो क्या था इशू सजाद अली वाला? समझ नहीं आ रही कि लोग क्यों उनके खिलाफ हो गए। बात तो उन्होंने जेन्युइन की है। शाम 84 घराना क्या होता है? शाम 84 एक डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर का एक गांव है। वहाँ एक राजा शाम हुआ करते थे, उनके 84 विलेजेस थे। आपकी वो इसमें राग में या म्यूजिक में कोई ऐसी चीज है जिसको आप करके एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं? रियाज जो है ना, सबसे बोरिंग चीज वही है। आज के म्यूजिक को लेके तुम्हें कैसा लगता है? उसमें ये चीज शामिल होती है? मेरी दादी ने मुझे बोला कि बेटा खुदा गवाह है कि बादल आए हैं, 10 मिनट बरसे और फिर चले गए। अनोखा लाडेला अनोखा लाडेला खेलन को मांगे चांद, अनोखा लाडेला। शुजात भाई, जेलसी होती क्यों है? क्या वजह आपको क्या लगती है? आपको किसी से जेलसी होती है? मेरी दादी और मेरे दादा उस्ताद सलामत अली खान, इनके बाद ना मुझे अपने माँ में वो प्यार नजर आया ना बाप में। मतलब मेरी आवाज का बंदा गा सकता है? अब जैसे जवाद भाई हैं, जवाद आप अहमद, देख रहे हैं वो भी तो गाती हैं। बहुत चीजें जो रियाज से नहीं हल होती वो दुआ से हल हो जाती। यारी लाइए तोड़ निभाइए सकु पीर फरीद दडस है, इश्क अनोखड़ी पीड़े ओ सैसे सूल अंदर दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज जिस शख्स को हमने बुलाया है यहाँ पे दिल की बात करने के लिए, मेरा बहुत प्यारा भाई है, मुझे बहुत पसंद है, मैं उसका फ़ैन भी हूँ और मैं हमेशा उसकी तारीफ़ करता हूँ। बड़ा हम्बल आदमी है, बड़ा बाअदब आदमी है, अल्लाह ताला उसको और भाग लगाए। मेरी मुराद है उस्ताद, मैं कहूँगा उस्ताद शुजात अली खान साहब, जो पोते हैं उस्ताद सलामत अली खान साहब के, उस्ताद शराफत अली खान के बेटे हैं और शाम 84 घराने से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, क्या शानदार आदमी है आप यकीन करें, मैं जब भी कहीं पे भी आपका जिक्र करता हूँ ना या किसी दोस्त से आपकी बात होती है तो हमेशा जैसे ना मिठास आ जाती है, आपके जिक्र से ही मिठास आ जाती है। क्या शानदार आदमी है आप। मुझे ये बताएं कि जिंदगी कैसी गुजर रही है? हजूर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं माशाल्लाह आपका पॉडकास्ट बहुत फॉलो कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा जा रहा है और आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे आज यहाँ मौका दिया। ये आपने हमें ऑनर किया। नहीं सर, ये आपके आने से हमारे यहाँ चार चांद पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं माशाल्लाह हमारे कल्चर को थ्रू दिस मीडियम, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप मेरे भाई। अच्छा ये बताएं, ये शाम 84 के बारे में आपने मुझे बताया था, लेकिन आज इस पॉडकास्ट के बारे में बताएं कि ये शाम 84 क्या होता है? शाम 84 घराना क्या होता है? ये ज़ोहैब बेसिकली घराना एक स्कूल ऑफ थॉट को कहा जाता है, जो और वैसे भी जो घराने होते हैं वो शहरों से जैसे रिलेटेड होते हैं लोग, जैसे पटियाला घराना। पटियाला एक शहर है, उसी तरह शाम 84 एक डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर का एक गांव है। वहाँ एक राजा शाम हुआ करते थे, उनके 84 विलेजेस थे, 84 गाँव थे उनके, तो वो फिर उसका नाम ही शाम 84 पड़ गया जगह का। तो वहाँ से फिर जो गवैये वहाँ से निकले, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं मियाँ चांद खान, मियाँ सूरज खान, उनको दुआ से गाना मिला था। और वैसे तो खेती बाड़ी करते थे वो, मजदूर लोग थे, लेकिन वो किसी की बस अल्लाह वाले ना हमें अपने बड़ों के बारे में। जी मैं वही मियाँ चांद खान और मियाँ सूरज खान, मियाँ चांद और मियाँ सूरज, जिन्होंने बुनियाद रखी इस घराने की। अच्छा, तो वहाँ से इनको दुआ से गाना मिला, ये गाना शुरू हो गए और अकबर बादशाह के दरबार में ये जैसे 9 रत्नों में इनका भी नाम शामिल था। एंड देवर कोर्ट म्यूजिशियन, वहाँ के दरबारी गवैये थे, जिसमें मियाँ तानसेन जी, मियाँ चांद खान, सूरज खान और बड़े बड़े आर्किटेक्ट, बड़े बड़े जो शायर, तो उनमें से ये लोग भी थे। तो ये अकबर बादशाह के लिए गाया करते थे वहाँ। अकबर बादशाह के लिए गाया करते? अकबर बादशाह के लिए गाया। तो आपने कब गाना स्टार्ट किया? आपने म्यूजिक का किस उम्र में स्टार्ट? हजूर, मैं तो 5 साल की उम्र से मेरे दादाजी उस्ताद सलामत अली खान साहब ने मुझे गाना शुरू करवा दिया था।
तो मैं तब से गाना तालीम हासिल कर रहा था। अच्छा। तो उनके बाद फिर जब उनका इंतकाल हुआ, फिर मेरे जो जो मेरे फादर हैं उस्ताद शराफत अली खान साहब, उनसे फिर सीखा। फिर मेरे चचा उस्ताद शफकत अली खान साहब, उनसे मैंने सीखने का अमल जारी रखा। तो ये तो ऐसे एक आर्ट है कि जब इसमें तो कोई इसका कोई किनारा ही नहीं है। ये बताएं, आपने इंडिया में सारेगामा में गए आप जी, कहाँ तक पहुँचे और क्या उस जर्नी क्या थी और वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हमसे शेयर करें थोड़ी यादें। सर भाई, इट वॉज वेरी, मैं तो कहूँगा कि बड़ा एक लर्निंग भी था मेरे लिए, एक नया तजर्बा था। और एक उन लोगों को जिनको हम स्क्रीन्स पे देखते हैं सारी ज़िंदगी, तो वो लोग हमारे सामने हमारे साथ गा रहे हैं, हमारे गाना सुन रहे हैं, हमें दाद दे रहे हैं, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि मेरा ऑडिशन गुलाम अली साहब ने मुझे इसमें मुझे मौका दिया। उन्होंने बोला कि उनके भाई हैं आशिक अली साहब, उनको भेजा उन्होंने कि शुजात को बोलो ऑडिशन दे। तो सारे अली बग्गा साहब ने, उनके स्टूडियो में ये इसका ऑडिशन हुआ था, तो मैं फिर सिलेक्ट हो गया। अच्छा। वहाँ तो किसने किया था ऑडिशन? गुलाम अली साहब ही बैठे हुए थे वहाँ। अच्छा, गुलाम अली साहब खुद बैठे हुए थे, वो मौजूद थे। फिर साहिर अली बग्गा थे और कुछ जो माशाल्लाह बड़े बड़े। तो फिर आप इंडिया कैसे गए फिर? हजूर फिर हमें सिलेक्ट करके उन्होंने हमें इंडिया बुलवा लिया। ये यहाँ से ये लोग रिकमेंड करके भेज रहे थे? हाँ जी, वो क्योंकि वो एक ये प्रोजेक्ट मिला था ना उनको कि अच्छी अच्छी आवाज़ें जो हैं वो निकाल के आप भेजें। अच्छा। तो मैंने अभी मैट्रिक अपना क्लियर किया था, तो कुछ करने को था भी नहीं, और हालांकि थोड़ी मुखालफत भी रही घराने की, घराने वाले बच्चे तो नहीं जाते इन कॉम्पिटिशन्स में, लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने सोचा कि भाई आपको सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक अच्छा मौका मिला तो मैं चला गया। मुझे अच्छा। बड़ी मुखालफत हुई, स्पेशली फैमिली में। बड़ों उन्होंने कहा कि ये तुम तो हमारे ख़ानदान को ये गलत रीत तुम कायम कर रहे हो, ऐसा तो होता नहीं कि तुम हमारे तो कोई भी बच्चा ऐसा इसमें, क्योंकि सब उस्ताद हैं, उस्तादों के बच्चे उस्ताद ही हैं। लेकिन मैंने ये थोड़ा बैरियर तोड़ा है। अच्छा। मैंने कहा हर कोई उस्ताद नहीं होता, सीखने से इंसान, बल्कि उस्ताद को भी सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जिस दिन उस्ताद बन गया वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल। तो मुझे ये मौका मिला और मैं सिलेक्ट हो गया, तो मैंने सबसे माफ़ी मांग के मैं चले गए, बॉम्बे चला गया। अच्छा। फिर उधर जाके पहली परफॉर्मेंस थोड़ी मेरी जो थी उसमें थोड़ा घबराहट भी थी, इतना बड़ा स्टेज है और पूरे वर्ल्ड से इतने बड़े अच्छे सिंगर्स उन्होंने निकाल के, वहाँ 36 सिंगर्स थे वहाँ जो शॉर्टलिस्ट किए उन्होंने पूरे वर्ल्ड से। उनमें से हम भी थे। पाकिस्तान में 4 लोग थे, जिसमें सारा रज़ा भी थी, फराज भट्ट थे उसमें, ज़हीर अब्बास और एक इमरान अब्बास। जी, आजकल माशाल्लाह बड़ा मनकबत में उनका नाम है। जी, ऐसे ही है, उस तरफ मैंने सुना है जी। तो हजूर मैं बस फिर, और ये सारे बड़े नाम है, फराज भी बड़ा अच्छा, फराज भट्ट बड़ा अच्छा गा रहा है, और सारा भी बहुत अच्छा गाती रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और आप माशाल्लाह तो स्टार हैं। तो फिर आगे क्या हुआ? हजूर घबराहट हुई, पहली परफॉर्मेंस थोड़ी वो मुझे खुद भी मैं परेशान हो गया। मैं कहा क्या गाएं, कुछ हालात भी कुछ ऐसे वहाँ थे। तो फिर अगली परफॉर्मेंस जब हुई तो उसमें एक आशा भोसले जी एज अ गेस्ट वहाँ महागुरु बन के वहाँ आई। ये वही है ना जिसमें आतिफ असलम भी थे? और नहीं, वो तो उसके बाद हुआ ना, वो तो सुर क्षेत्रा एक कॉम्पिटिशन। अच्छा, ये कुछ और था, ये सारेगामा था। हाँ जी, सारेगामा पर। तो उसमें फिर एक परफॉर्मेंस मैंने की, मोरा सैया मुझसे बोले ना खमाज की, शफकत अमानत अली खान साहब ने इसको गाया। शानदार। तो पटियाला घराना के जो बहुत बड़ा नाम है, तो मैंने ये उनकी चीज़ मैंने वहाँ पेश की, तो समझ ले भी सब रोने लगे वहाँ। और आशा जी ने तो फिर उनको पता चला ये शाम 84 से है, उस्ताद सलामत अली खान के, तो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात, उन्होंने फिर बड़ा मुझे प्यार किया, मैंने अपने पास बुला लिया। मुझे सब कंटेस्टेंट को बोली कि आप उधर जाओ, तुम मेरे पास बैठो। फिर दादाजी की बातें शुरू कर दी इसने, आशा जी ने। तो फिर मुझे बता रही कि देवानंद जी के घर में एक गाना हमने सुना आपके दादा का, आपके दादा उस्ताद सलामत अली खान और नाना उस्ताद नज़ाकत अली खान, वो मेरे नाना है जो रफ़ाकत अली खान साहब के अब्बू हैं जी। तो उन दोनों भाइयों का मैंने सुना, मैं, लता दीदी और मदन मोहन, बड़े बड़े नाम लिए। तो वो आज तक भी वो कहती है मेरे कानों में बजता है, वो आज तक मैं नहीं भूली। तो इस तरह फिर वहाँ जब फिर घर वालों ने देखा वो भी बड़ा खुश हुए, तो मैंने कहा चलो यार उन गड्डी तुर पे ही। तो फिर इस तरह से आगाज हुआ। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। मैं वो देख रहा था, वो कुछ क्लिप्स सबके बहुत, अब यूट्यूब पे नहीं मिलता उस वक्त, शायद हम इसका वो नहीं थे, हमारे कान जो उनसे हैं वो इस काबिल नहीं थे कि वो इतनी मौसीकी सुनते। लेकिन अब जब हमें समझ आई, सुरों की समझ आई, इससे मौसीकी की समझ आई, तो अब मैं जब पुराने क्लिप निकाल के देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे उसके बाद वो स्टार्स कौन कौन से आए और कौन से स्टार से मिलके मजा आया? इसमें कोई ऐसा स्टार जी जिसके साथ हमने काम नहीं किया, जिसको हमने देखा नहीं। उसमें से सरफहरिस्त शाहरुख खान साहब, फिर सलमान खान साहब वहाँ आए, कैटरीना कैफ। दूसरा मुझे बताएं कि वहाँ से वापसी कैसे हुई, फिर वो ज़रा सारा वाकया बताएं लोगों को, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर वो फिर वाकई बड़ा मुश्किल टाइम था, क्योंकि
उस टाइम अजमल के साहब वाला जो वाक़या हुआ वो था 26/11। तो बस वो अल्लाह की तरफ से हम वहाँ आए हुए थे अपने मुल्क में, तो वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग अब मत आएँ। हालांकि आपको पता है शकील भाई को तो उन्होंने सेट पे जाके थोड़ी बदतमीज़ी भी की थी उन लोगों ने, जो वहाँ के जो सारी आवाम तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अच्छे लोग जब बहुत अच्छे लोग भी हैं तो वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, तो उन लोगों ने थोड़ा जो बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद जो लोग हैं उन्होंने फिर काफ़ी पाकिस्तानियों के साथ निकाल दिया, और उस टाइम माहौल भी ऐसा था। फिर हमें फिर वापस, हालांकि मुझे तो 1-2 एज अ हीरो वहाँ ड्रामा सीरियल ऑफर हुए जी TV की तरफ से, तो मैं तो अच्छा भला मैं तो इस खुशी में था कि अब करेंगे काम, तो बस वो जब शायद अल्लाह ने कुछ और अच्छा लिखा हुआ है और लिखा हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद फिर मेरा इंडिया जाना, फिर बॉम्बे नहीं मैं जा सका। फिर नहीं गए, कभी नहीं गए? मैं उसके बाद गया हूँ, लेकिन फिर उस चैनल के साथ फिर वो लोगों के साथ, क्योंकि वो 2 साल बाद 3 साल बाद जब आप जाते हैं भाई, सो एक पाकिस्तान आइडल चल रहा है यहाँ पे जी, कैसा लगता है आपको? सर अच्छा चल रहा है। देखे मैंने कुछ उसके बड़े बड़े अच्छे सिंगरों को निकाल दिया है, और गिने चुने 2-3 अच्छे लड़के गा रहे हैं वहाँ, और लड़की 1-2 लड़कियाँ अच्छियाँ गा रही, बाकी भाई मुझे तो सिफारशी काम लग रहा है। अच्छा। और मुझे तो लग रहा है कि कुछ सजाद अली ने भी इसके बारे में बात की, और सजाद अली ने कहा कि गाने को लेके भी उनको थोड़ा सा इशू हुआ, लेकिन वो क्या था इशू सजाद अली वाला? मैं भाई समझ नहीं आ रही कि लोग क्यों उनके खिलाफ हो गए। बात तो उन्होंने जेन्युइन की है, क्योंकि आर्टिस्ट की जो जिससे उसने कमाना है, यही इससे कमाना है ना, कि अगर कोई आपका गाना को डाउनलोड करेगा तो $1-2 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो क्योंकि ये अमेरिकन आइडल से निकला है, पाकिस्तान आइडल या इंडियन आइडल, अरब आइडल, ये पूरी दुनिया में होते हैं जी। ऐसे तो इनके पास इतना बजट तो है कि ये किसी के भी राइट्स खरीद सकते हैं। अच्छा शुजात भाई, सारे गामा की कोई ऐसी याद जो अभी भी आती हो तो दिल में खुशी आती हो? एक वैसे भी सारे गामा की सबसे अच्छी जो यादें थी कि जो हमारे कंटेस्टेंट थे जितने भी वहाँ के, उनको बड़ा मिस करता हूँ। बड़े बड़े अच्छे हमारे दोस्ती, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और किससे सबसे ज़्यादा हुई? सबसे ज़्यादा एक मेरा दोस्त है तरुण सागर, वो दिल्ली से है लड़का। अच्छा। बहुत अच्छा, मास्टर सलीम के वो शागिर्द हैं। अच्छा। तो बड़ा अच्छा, वो पंजाबी अपना बंदा था वो जैसे अपने लाहौर के बंदे हैं, वो जलंधर से था, लेकिन दिल्ली से वो बड़ा अच्छा, वो अब तो खैर पूरी दुनिया में वो गावा जा रहा है। तो उससे एक बड़ा उनस हो गया था, एक मोहब्बत हो गई थी। तो और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब भी कोई एलिमिनेट होता था तो मैं कभी ऐसा फील नहीं किया कि कभी मुझे जब मैं देखता था कि अरे क्या ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा कर रहे हैं। खुदा गवाह, जब मेरा दोस्त एक तरुण गया और फराज भट्ट, तो पता नहीं मुझे भाई आंसू कहाँ से निकल रहे थे। तो इतनी मोहब्बत वहाँ हो जाती है कि कोई भी फिर एलिमिनेट होता है तो फिर बड़ा बड़ा दिल दुखता है। आपके सामने जजेस कौन कौन थे जो प्रॉपर जजेस थे? सर जजेस तो बड़े कमाल के जजेस थे। एक तो इस दुनिया में नहीं रहे, आदेश श्रीवास्तव, वो बहुत अच्छे म्यूज़िक को जानने वाले इंसान थे। फिर शंकर महादेवन, बहुत बड़ा नाम है जी। ऐसे हिमेश रेशमिया जी। ऐसे हिमेश साहब भी मेरे, वही एक मोमेंट मुझे याद आ गया कि सबसे ज़्यादा बुराई मेरी हिमेश साहब ने की थी जब मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया वहाँ, जब मेरी पहली परफॉर्मेंस थी। एक मैंने राग गाया था, राग गोरख कल्याण, उसकी बंदिश गाई थी, तो वो शायद उनको समझ नहीं आई, या उस दौर में वो थोड़ा टेक्नो की तरफ ज़्यादा थे वो, तो वो मुझे कहा अरे मज़ा नहीं आया और तुम बेसुरा गाए। और तो मेरा टारगेट बन गया था, मैंने कहा इस बंदे को मनाना है मैंने, अब ये खुद मुझे बोलेंगे। मैंने ऐसे अल्लाह से कहा कि अल्लाह मदद करना, कह तो दिया। वही हुआ जब मैं ये गाना गाया, मोरा सैया मुझसे बोले ना, और मुझे पता था ये फिर बुराई करेंगे, दिल मेरा, लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली और बस मैंने फ़ील किया। नमाज़ पढ़ के मैं गया हूँ और मैंने कहा यहाँ तो आज मैं निकल जाऊँगा, तो यहाँ ये मुझे निकाल देंगे बुराई करके और यहाँ बचा लेंगे, अल्लाह बचाने वाला है। तो भाई आंखें बंद की और मैंने खुदा गवाह ऐसे फ़ील किया कि कोई मेरे पीछे है, कोई खड़ा है। खुदा गवाह में अभी मेरे रोंगटे खड़े हुए। तो जब मैंने ये गाया तो सबसे पहले हिमेश रेशमिया उठा। वाह! सबसे पहले वो स्टेज पे आया और उसने सबको फोर्स किया कि चलो तुम सब लोग आओ। तो चारों जजेस स्टेज पे आ गए और उसके बाद फिर खैर बड़ी तारीफ़ें हुई जो भी। उसके बाद फिर मुझे अपने ग्रीन रूम में बुलाया। मैंने 10 दफ़ा ये गाना गाया, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी,
रही मोरा सैया मुझसे बोले ना। 10 दफ़ा उसने मुझसे ये लफ्ज़ सुने और 10 दफ़ा वो रोया है वो बंदा। वाह, अल्लाह गवाह है, ऊपर अल्लाह बैठा है। नहीं आपने अभी गाया तो हमने हजूर हमारे रोंगटे खड़े हो बहुत गए शुक्रिया। ना, इतना मजा आता है भाई मुझे ये सुनने का। तब वहाँ फिर पूरे इंडिया में फिर मेरा एक नाम बना वहाँ से, माशाल्लाह, पूरे वर्ल्ड में फिर तो एक रिकग्निशन। ये तो बड़ी सी बात है। अच्छा आप हमें बताएं कि ये आप जो अपने साथ लाए हैं ये क्या है सर? ये इसको दिखाएं जरा प्लीज, क्योंकि मैं तो जानता हूँ जो हमारे देखने वाले हैं उनको दिखाएं ये क्या है। ये है सुरमंडल, इसको बोलते हैं सुरमंडल। स्वरमंडल, सुरमंडल कहते हैं। ये बेसिकली यूरोपियन एक इंस्ट्रूमेंट है, हार्प। ये उससे लिया गया है। हार्प बिल्कुल है। तो ये हार्प तो वो होता है ना जो वो उसके साथ होता है और उसमें तारें होती हैं, तो उसको समझे उन्होंने थोड़ा उसको मिनी कर दिया है। ओके। तो ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब इस्तेमाल करते थे। उसके बाद फिर मेरे ग्रैंडफादर उस्ताद सलामत अली खान साहब, वो भी ये इस्तेमाल करते थे? सर उन्होंने तो फिर इस्तेमाल किया है। तस्वीर आपके ग्रैंडफादर की है। तो ये एक बड़ा खास चीज़ है, ये पहले ऐसी चीज़ नहीं होती थी। अच्छा। तो ये कलकत्ता से हैं, तो उन्होंने वहाँ से ये स्पेशल हैंडमेड है। अच्छा। पेंटिंग भी हैंडमेड है। ये किसने बना के दिया? तो सर हमारे बड़े अच्छे प्यार करने वाले हैं राजीव अग्रवाल साहब, तो उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया था। सूफी स्कोर जो एक बहुत बड़ा चैनल है अपना इंडिया का, बड़े बड़े आर्टिस्ट उसमें आजकल उनके गाने भी आते हैं। वो हालांकि शुरू हमने किया था मिलके, ठीक है। मैं थे, मेरे चचा उस्ताद शफकत अली खान साहब, उसके अलावा जो प्रतिभा, ये तो खैर वो इंडियन है, ये इनका तो होना ही था, लेकिन पाकिस्तान से हम लोग थे। फिर शफकत अमानत अली खान साहब, ये लॉकडाउन की बात है जब ये 2020 था, जी जी, तो तब ये मुझे गिफ्ट हुआ। तो बस फिर ऐसे ऐसे प्यार हुआ कि शानदार है, शानदार चीज़ है। अच्छा चले हमें इस पे कुछ बजा के बताएं ना। पहले आपने इसको ट्यून किया, वो ट्यून कैसे करते हैं, क्या करते हैं उसको? सर ट्यून जैसे एक जो आपने राग गाना है, उस राग के सुर मिलाते हैं उसमें, बिल्कुल ठीक, ताकि उसकी सुर की आंस मिलती रहे आपको। वाह वाह। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, जब ये ट्यून कर रहे थे हमने रिकॉर्ड किया चुप करके, वो जो ट्यूनिंग है इसकी उसको भी आप देख लें। इसको ट्यून करना बड़ा मुश्किल होता है भाई, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है इसको ट्यून करना, इसलिए इसमें तो कभी घंटा भी लग जाता है, क्योंकि ट्यूनिंग इतनी बारीक चीज़ है। लेकिन जो बड़े लोग थे, जैसे बड़े गुलाम अली खान साहब की बात कर रहा हूँ, दादा ये तो 5 मिनट में कर लेते थे। मेरे फादर उस्ताद शराफत अली खान, वो बहुत बड़े गायक थे। इसको सुरमंडल कहते हैं? सुरमंडल कहते हैं इसको, सुरमंडल कहते हैं। सुरमंडल पे हमें कुछ सुनाए ना सर। मैं बेसिकली तो इसमें राग गाया जाता है। अच्छा, राग ही गाएं। तो मैं थोड़ा सिंधी भैरवी एक काफ़ी की सूरत, राग की सूरत में इसका आलाप करूंगा, फिर एक काफ़ी पेश करूंगा। इरशाद। हर वेले तांगा यार दियां, ते मैं बैठी का गुडरा, फाला पावा मैं ता कासद भेजा, मैं ता थी गई हाल बीमारा, सोना यार बाजो हुण जीवन कूड़े, मेंढे अंदर दर्द हजारा, यार फरीद हुण मैं रोवां, यार फरीद हुण मैं रोवां, हो जिवें विछड़ी कूंज कतारा, सावल मोड़ मुहारा, सावल मोड़ मुहारा, तत्ती रो रो मैं वाट निहारा, सावल मोड़ मुहारा, मुहारा सावल मोड़ मुहारा।
शानदार यार। वैसे तू कभी बोर नहीं होता का भाई? मतलब मैं सोचता हूँ अकेले बैठ के जब आप बैठते हो तो बोर तो नहीं होते हो? तो ये भाई सबसे बड़ी बात है कि जो रियाज जो है ना, सबसे बोरिंग चीज वही है। मैं सच कह रहा हूँ। ये कैसे होता है रियाज? जैसे आप जिम जाते हैं हाँ। तो कितनी बोरिंग चीज है, लेकिन आपने अपने माइंड को ट्रेन करना कि हमने करना है। हाँ, बॉडी आपको कह रही मैं नहीं कर रहा, बहुत बोर होता हूँ जिम में। तो ये भी वही चीज है। जैसे आप माशाल्लाह कभी शूट कर रहे हैं, बार बार रीटेक्स हो रहे हैं, आपका दिल नहीं भी कर रहा लेकिन करना है। हाँ। तो ये भी वही चीज है कि कभी कभी दिल उकता भी जाता है कि यार वही प्रैक्टिस करनी। अच्छा शुजात भाई, आपको जो आपकी ज़ात को शुजात अली खान को बहुत पसंद हो जी, जैसे मुझे मेरी कुछ चीज़ें बहुत पसंद है ना, मैं करते हुए बहुत एंजॉय करता हूँ। जैसे वॉक है, मैं वॉक करते हुए बहुत खुश होता हूँ, मैं अपने मूड में होता हूँ, अपने फ्लो में होता हूँ, थॉट्स आ रही होती हैं, चीज़ें आ रही होती हैं, मुझे मज़ा आ रहा होता है, मैं खुश होता हूँ। तो आपकी वो इसमें राग में या म्यूज़िक में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप करके एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं? मैं वही ना कि जैसे राग कोई मिला लिया, जब कभी अच्छा मूड हो तो फिर जो प्रैक्टिस होती है मैं उसको मैं ज़्यादा तरजीह देता हूँ। कोई अपनी पसंदीदा चीज़ तो सुनाए हमें जो आपको बहुत पसंद हो, यानी जो शुजात अली खान की ज़ात को एक्सप्लेन करे, उसको डिस्क्राइब करे। भाई वो तो क्योंकि राग इतने ज़्यादा हैं, हर राग का एक अपना मूड है। फिर भी देखो ना, तुम म्यूजिशियन मेरी नज़र में सूफी ही होता है। हाँ जी। तो मैं वो जानना चाहता हूँ शुजात भाई कि आपका फेवरेट राग जो 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 आपको लगे, जैसे मैं कहता हूँ ना कि कोई चीज़ मुझे एक्सप्लेन करती है, ये जो मेरा काम है ना, ये जो मैं बताने लगा हूँ या कर रहा हूँ, ये मुझे एक्सप्लेन करता है मेरी ज़ात को। जी जी। तो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको एक्सप्लेन? सर मुझे बड़ा खूबसूरत एक राग बड़ा पसंद है, राग दरबारी। एक बहुत बड़ा मियाँ तानसेन जी ने इसको बनाया था और इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। और कई लोग तो इसको समझेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये बातें मैंने अपने दादाजी से सुनी, उस्ताद सलामत अली खान साहब से। अच्छा। और जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इस दुनिया में, जो कुछ जो चुनिंदा रह गए हैं, उनको मालूम है। बेसिकली जो मियाँ चांद खान और मियाँ सूरज खान की हम बात करने वाले थे, जो हमारे ग्रैंडफादर्स हैं, जो अकबर बादशाह के दरबार में गाया करते थे, वो इतने कमाल के आर्टिस्ट थे कि जब उन्होंने अकबर बादशाह के दरबार में गाया, उसके बाद मियाँ तानसेन जी ने गाना था, तो जो मियाँ चांद खान थे उन्होंने रात के जितने भी राग थे वो सारे गा दिए, और जो सूरज खान साहब थे वो उन्होंने सारे राग सुबह के गा दिए। तो खुदा गवाह है कि अजय भाई, मियाँ तानसेन जी को जब बादशाह ने बोला, अकबर बादशाह ने बोला कि आप मियाँ जी आप सुनाएं, तो मियाँ साहब ने कहा कि बादशाह जी अब तो कोई राग रहा ही नहीं, ये दोनों भाइयों ने सब राग ख़त्म कर दिए हैं। उसके बाद फिर एक हफ्ते की मोहलत मिली, या 3 दिन या हफ्ते की ये बात है, मोहलत ली, और फिर राग दरबारी बनाया। राग दरबारी, मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, ये 4 राग बनाए नए। तो मियाँ तानसेन ने फिर वो वहाँ आके गाया, तो उन्होंने फिर, वो तो खैर बहुत बड़े लोग थे, लेकिन मियाँ चांद खान, सूरज खान साहब ने सारे राग ही ख़त्म कर दिए थे। तो ये हिस्ट्री है राग दरबारी में थोड़ा पेश करता हूँ। सरे ग म पा दा द नी पा प म प ग म रे सरे नि सरे सद नि रे सा। अनोखा लाडेला अनोखा लाडेला खेलन को मांगे चाँद, अनोखा लाडला कैसी अनोखी बात रे, कैसी अनोखी बात रे, अनोखा लाडला खेलन कुदन को रार करत हैं, खेलन राग दरबारी में झुलाया जाता है सुर को। खेलन खेलन कुदन को रार करत है, मन में बेयो अनोखा लाडला, अनोखा लाडला
सारे ग मम पद द नि प मम प ग म प ग म प ग म रे सा रे नि सा रे ध ध ध ध ध नि सा रे ग ग म प द द नि सा रे ग म रे सा रे नि द द नि मम प ग म प ग म ग म ग म प ग म रे सा ध नि रे सा अनोखा लाड ला शानदार आदमी है, कमाल कर दिया तूने बहुत यार। शुक्रिया। अच्छा ये राग जो है राग दरबारी, जी। ये तानसेन साहब ने तब बनाया, ये कंपोज किया था उन्होंने। कंपोज किया बिल्कुल। खुद, ये उनके बनाए हुए राग ये हैं। खुद कंपोज किया उन्होंने। एक तो क्या राग राग दरबारी मियाँ की मल्हार, मियाँ की वो मल्हार, आधी रात का राग है, वो आधी रात को गाया जाता है 12 बजे के बाद। वो और क्या वजह? वो मॉनसून का राग है, बारिश का राग है। उससे बारिश आती है? उससे बारिश आती, वो गाने वाला हो तो आती है, जैसे अपनी बात नहीं कर रहा। हाँ। वो जो सूफी लोग हैं जिनकी आप पहले ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, सूफी लोग जिन्होंने बावजू हो, जिनका ओढ़ने बिछोना ही ये है। वाह। और खैर हम तो सच्ची बात बताएं ज़ोहैब भाई, हम तो रोजी के लिए भी ये काम कर रहे हैं ना। अच्छा यानी शुजात भाई, ये जो अभी राग हम सुन रहे हैं, जी जी, ये कितना डिवाइन है, मतलब इसके अंदर सुकून है। बिल्कुल ऐसे जो ही है। तुमने गाया वो सुकून। आज के म्यूजिक को लेके तुम्हें कैसा लगता है, उसमें ये चीज शामिल होती है? मैं वही सवाल आपसे पूछता हूँ भाई, आपको क्या फील होता है उसके बारे में? यार ये सुनने के बाद तो मतलब आपका टेस्ट ही बदल जाता है ना। वही बात है ना, असल तो असल ही होता है ना। मतलब एक तरफ तुम वो खा रहे हो जो खालिस बादशाहों के लिए बनाया गया है, क्या शाही खाना है, और एक तरफ तुम्हें कोई कह दे ये बर्गर खा ले। बर्गर, बस यही फर्क है। क्या खूबसूरत बात की आपने। मतलब मैं कश्मीरी ना रोटी से मिसाल क्या कहते नहीं जरूरी, माशाल्लाह। तो मुझे ऐसे लग रहा है ना, एक तरफ चांदी के थाल में परोसी हुई एक खूबसूरत सी, क्या कहते हैं ना, सोने के वर्कों में लिपटी हुई बिरयानी है, और एक तरफ एक बर्गर है जो एक डब्बे में बंद करके दे दिया। वो वैसे तो ठीक लग रहा है, उसका टेस्ट भी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उसमें कुछ नहीं है। वाह, बिल्कुल ऐसे ही। और ये क्या चीज पड़ी हुई है आपके साथ? ये जो राग है ना, ये जैसे जो सुर है, जो सच्चा सुर है, वो वाकई आपको डिवाइन तक ले जाता है। डिवाइन। और ऐसे ऐसे लोग भी हुए कि जिन्होंने, जैसे मैं मेहदी हसन साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा एक ऐसा सुर लगा और फ्रीक्वेंसी ऐसी मैच हुई, वो ग्लास टूट गया वहां। बिल्कुल टूट सकता है। एक सुर लगा और वो ग्लास टूट गया वहां। टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है। ये और मेरे दादाजी का वाकया है, उस्ताद सलामत अली खान साहब का। मेरी एक दफ़ा मुल्तान में बैठे थे, मुल्तान से बेसिकली ये पार्टीशन के टाइम जब आए तो मुल्तान ये अपना वहाँ शिफ्ट हुए, तो उधर एक दिन गा रहे थे, बड़ी गर्मी थी, तो दादी जी ने कहा खान साहब मैं आपको तब मानूँ अगर आप बारिश बरसाएं। वो दरवेश आदमी थे सलामत अली खान साहब, वली सिफ्त इंसान थे। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरा सरमंडल दो। तो खुदा गवाह है कि मेरी दादी ने आके मुझे सुनाया, खैर वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन आमीन। जब उन्होंने कहा कि खान साहब ने सरमंडल पकड़ा है, 15 मिनट के लिए एक अलाप किया है राग मेघ का। मियाँ मल्हार था या मेघ मल्हार, राग मेघ मल्हार, ये बारिश का राग है। तो दोपहर का टाइम है, 3 बजे का वक्त है, और दोपहर में गाया जाता है बेसिकली मेघ, जो राग मेघ है। तो ऐसे शुरू किया, तो मेरी दादी ने मुझे बोला कि बेटा खुदा गवाह है कि बादल आए हैं, 10 मिनट बरसे और फिर चले गए। तो यानी कि वो ऐसी तस्वीर थी उन लोगों में, वो वली सिर्फ लोग थे। बिल्कुल हम तो आपको पता है मम्मी डैडी सिलसिला चल रहा है। अल्लाह नहीं माशाल्लाह, आप बड़े शानदार सिंगर हैं। मैं मुझे यकीन है कि ये जो लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो आपके परस्तार बन जाएंगे। जो नहीं होंगे वो बन जाएंगे, जो होंगे वो और ज्यादा दिलदार हो जाएंगे। अच्छा मुझे ये मेघ मल्हार हम सुन सकते हैं सर? ये बड़ा राग मेघ की मैं एक बंदिश आपको पेश करता हूँ। हाँ। बादल गरजे चमकते दामनी, बादल गरजे चमकते दामनी, पवन पवन चले साना ना 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 रस, पवन पवन चले सा पवन पवन चले साना ना 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 रस, कारी बेजुरिया गरे मन दे, बादल गरजे चमकते धाम, उमंड गुमंड गेर बादल छाए, उमंड
घुमंड गिरबा बा 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 घुमंड घुमंड गिरबा बादल छाए बूंदन बरसन लागी बूंदन बरसन लागी देखता मोरा जियारा नैना जे बादल गरजे सारे मा पारे रे 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 मा पा रे मा पानी मानी बा रे मा पा जानी बानी मामा रे 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 मा पा मा रे जानी रे सा बादल गरजे चम। इसकी सरगम है सारे मा पानी पा मामा पानी मानी पा रे मानी परे मा पा सारे बमरे सारे ने रे मा पा रे मा पानी सा सारे नी नी ब प म म रे 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 मा प म रे मा रे सा नी सा बादल गरजे आ चमगद दामनी। ये इसका स्ट्रक्चर है। यार क्या मजेदार, मुझे मतलब अपने अंदर बारिश शुरू हो गई है। आप फील कर रहे हैं ना कि मतलब बारिश हो रही है। मैं सुनने वालों से कहूंगा कि अगर आप ये देखा आपने, इसको थोड़ा सा रिवर्स करके म्यूजिक ज़रा वॉल्यूम बढ़ा के फिर सुनिएगा। जो ये गा रहा था तबाही है यार, कमाल कर गया भाई। भाईजान मुझे ये बताएं कि जिंदगी में खुशी बहुत ज्यादा कब मिली? बहुत ज्यादा खुशी। मैं भाई हमेशा हर चीज़ को खुशी से एक्सेप्ट करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। अच्छा, मैं क्योंकि शुक्रगुजारी में ही खुशी है ना। आपको खुश रहना चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ भी मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। वो ज़रूरी नहीं कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ ले ली तो बहुत खुश हो गए, बाकी चीज़ों पे शुक्र अदा नहीं किया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी मोमेंट हो दुनिया में जो लाइफ का हो, चाहे गम का ही हो, उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली खुशी के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। और दुख मुझे तब हुआ जब दुनिया से मेरे दादाजी गए इस दुनिया से। उसके बाद वैसा शफकत और वैसी प्यार नहीं मिला। इवन मेरे फादर के बाद भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे उनके जाने से दुख हुआ। बच्चा था, मुझे तब पता नहीं था कि किस हस्ती को खो दिया। और जिस तरह उन्होंने पाला है जय भाई कि उसमें मेरी दादी और मेरे दादा उस्ताद सलामत अली खान साहब, इनके बाद ना मुझे अपने माँ में वो प्यार नज़र आया, ना बाप में, ना अपने किसी रिश्तेदार में वो प्यार नज़र नहीं आया। और आज तक जितने भी रिश्ते मैं देख रहा हूँ वो सब मतलब कि सेल्फिश लोग हो गए हैं। जिनको आप प्यार करते हैं वो भी आप लोगों को, वही लोग आपसे मिलना नहीं चाहते। और ये मैं खुली सच में बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि लेकिन मैं बिल्कुल आपके जो मीडियम से मैं यही कहूँगा, मेरे लिए उनके लिए भी दिल में हमेशा इज्जत है, रहेगी। इवन जो छोटे हैं उनके लिए भी लेकिन ऐसा क्यों होता है शुजात भाई? पता नहीं, मैं भी तो हैरान हूँ यही भाई। शायद ये कुछ निशानियाँ हैं जो हमारे आज से 1400 साल पहले हमारे सरकार दो आलम ने, ये सरकार नबी पाक सरकार ने ये फरमा दी हैं कि आपके रिश्ते ही आपसे जलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो भी सब कुछ है उन लोगों के पास। वो मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह वो नाम है उनका, वो वेल सेटल्ड हैं लोग। ये शुजात भाई जेलसी होती क्यों है? क्या वजह आपको क्या लगती है? आपको किसी से जेलसी होती है? भाई किसी को आगे जाता देख के आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए था, ये इस काबिल नहीं है? खुदा गवाह है भाई, क्योंकि ये इसको पीर साज बोलते हैं। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, तबला हो गया, सुरमंडल हो गया या हारमोनियम हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, इवन गिटार हो, हम इनकी कभी भी झूठ नहीं बोल सकते अगर ये हमारे हाथ में। तो ये मुझे खुदा गवाह किसी से कोई जेलसी नहीं है और ना कोई खौफ है, ये भी बात है। लेकिन मैं इज़्ज़त सबकी करता हूँ, जेलस मैं किसी से नहीं होता। क्या आपको लगे कि मेरे से आगे चला गया है? कभी भी नहीं। इतने लोग हैं जो माशाल्लाह इतना अच्छा कर रहे हैं और भाई मुझे तो खुशी अल्लाह ताला ने वैसे ही आपको बड़े पाक लगाने हैं। आप बड़े बाअदब आदमी हैं। मैंने आपको हमेशा अदब में देखा है यार भाई। मैं आपका ना ये तारीफ आपकी पीठ पीछे भी करता हूँ। सर ये आपका प्यार है, आप खुद इतने अच्छे इंसान हैं। लंदन में आप मेरे दोस्त के पास जब गए थे, वो वाले साथ के पास, तो वहाँ मेरे दोस्त है कैसर भट्टी साहब, उनको मैं कह रहा था, मैं कहा ये बहुत शानदार आदमी है, शुजात जिनसे है वो बड़ा बाअदब आदमी है और बड़ा बस ना दोस्तों से मोहब्बत करने वाला इंसान है। तो ये आपकी तारीफ है। बिल्कुल सर, आपका भी
और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे जेलस होने वाला कोई बनता नहीं है, कुछ भी नहीं, आपसे जेलस नहीं हुआ जा सकता। आपको देख के खुशी होती है, आप पॉजिटिव आदमी हैं, आपसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आप अगर गा रहे होते हैं तो वो आपकी रूह नजर आ रही होती है। अब आप यकीन करें, आपने वो राग खत्म कर दिया, वो बैक ऑफ माई माइंड वो स्टिल प्लेइंग, वो चल रहा है, वो ऐसे जैसे आपके दिमाग में ना वो जो उसका सुर, वो जो तो आपने इस पे चलाया था, वो क्या कहते हैं उसको, ये सुरमंडल, तानपुरा वो एक क्रिएट कर देता है ना, एक एम्बियंस, एक सुर की आंस आपको दे देता है। उस पे फिर वो रियाज भी इस पे ही होता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं अगर अपनी आवाज़ में तासीर चाहते हो तो हारमोनियम से रियाज नहीं करना, तानपुरे से रियाज करना है, क्योंकि उससे गला पक्का होता है। हारमोनियम एक सपोर्ट है। अगर कुछ ऐसे भी बड़े बड़े नाम हैं जो सिंगर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े लोग हैं, जब उनका जहाँ गला ख़त्म होता है उधर वो हाथ से पूरा कर देते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग ही ये है कि उसकी मुताजगी ना हो, हाथ से पूरा कर देते हैं, यानी कि अब सुर वहां पर ले देते हैं। अब जैसे अब ये अगर गले से नहीं होगा तो वो हाथ से चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है हारमोनियम भी, जो हमारे बुजुर्ग का है। हाँ जी, ठीक है। तो तार का जो सुनने वाले भी हैं हमारे, जो क्लासिकल म्यूजिक को प्यार करते हैं और जो वैसे भी म्यूजिक सीखना चाहते हैं, आपकी मीडियम से मैं उनको बोलूंगा कि आप तानपुरे से रियाज करें, उससे आपका वोकल भी एकदम स्ट्रांग होगा। और ये समझ लें कि ये बेस है तानपुरा। अच्छा, आवाज़ जिनसी होती है वो, अब जैसे मेरी आवाज़ है, पहली बार मैं अपनी आवाज़ पे वीओ करने गया तो मेरे एक दोस्त हैं, वो हमारे उसके बॉस थे, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा यार इसकी आवाज़ बहुत बुरी है, इसकी आवाज़ जिनसी है उसमें बहुत बेस है और वो अजीब लगता है ये बोलता हुआ। तो बाद में मैं उसी आवाज़ की वजह से ही मशहूर हो गया। देखिए ना, वो जिसको अल्लाह इज्जत दे। मतलब ये आवाज़ का क्या चक्कर क्या है, ये क्या मतलब मेरी आवाज़ का बंदा गा सकता है? अब जैसे जवाद भाई हैं, जवाद अहमद, आप देख रहे हैं वो भी तो गाते हैं, सुर को समझते हैं। क्या गाते हैं यार जवाद भाई, तो बहुत पुराने, कब से गा रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे वो बात करते हैं या कर रहे हो तो आप कह नहीं सकते कि ये सिंगर है ऐसे है ना। लेकिन जब वो गाते हैं और वो सुर को भी समझते हैं और सुर के ऊपर पूरा रहते हैं, बिल्कुल नहीं, शानदार आदमी, तो मानने वाली बात है। उन्होंने पॉप इंडस्ट्री में अपना एक बहुत नाम मकाम और उनके गले में बड़ी पावर है, बड़ी पावर। और जब वो बोलते हैं तो कोई जज नहीं कर सकता, ये गा भी सकते हैं, आगे गा सकते हैं, नहीं यकीन कर सकते ना। और जब वो गाते हैं तो उसी बेस में वो उनका जो अंदाज है, ओहो, बड़ा वो, और वो जो सुर ऊपर लेके जाते हैं, मतलब जिस तरह क्या कहते हैं उसको, जो ऊपर के सुर होते हैं, जैसे ऊपर वाले सुर पे, वो ऊपर वाले ऑक्टेव पे जाते हैं, ऑक्टेव पे, और वो जो वहाँ आवाज लगाते हैं, ललकार लगाते हैं क्या शानदार। इवन इब्रार भाई उनके आज तक दुनिया उनके भंगड़े सुन रही है। आतिफ असलम तो खैर वो उनका, मैं उनको डिफरेंट लीग में रखता हूँ। वो क्या ये अलग जॉनर है, उनकी एक ऐसी लीग है कि मैं भाई, बड़ी दुनिया ने उनकी बुराई की, आतिफ असलम, मैं तो उनको आतिफ असलम साहब बोलता हूँ, क्योंकि वो इस काबिल, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, बेशक दी है। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें हम नहीं भी करेंगे तो दुनिया हमें वो सुपरसीड करके निकल जाएगी भाई। उनकी इज्जत, जिनको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करें। अच्छा, तो वो जो एक बात है, दुनिया ने बड़ा उनको क्रिटिसाइज किया, बेसुरा गाता है, बुरा गाता है आतिफ, लेकिन जितनी उनकी बुराई हुई अल्लाह ने उतना ही उनको मकाम दिया, लेकिन शानदार। और सबसे बड़ी बात है, मैं उनको दाद देना चाहूँगा ये कि क्रिटिसिज्म को उन्होंने बिल्कुल कुछ समझा नहीं। और आज से जो 20 साल पहले वो गाते थे, अब वो उतना ही सुर में गाते हैं। आतिफ असलम, उनकी लाइव परफॉर्मेंसेस मैं देखता हूँ, उन पे अल्लाह का करम नजर आता है, अल्लाह का करम हो गया, ऐसे ही है एकदम सुर में, और इतना पक्का, बड़ी बात है। और उसी तरह अपने मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े मेरे भाई हैं, अली जफर भाई, वो भी बोला क्या शानदार गाता है अली भाई भी। ऐसा आंखें बंद करके गले के अंदर सुर होते हैं ना, आंखें बंद करके सुने तो लगता है कि शोरदा गा रहे हैं, है ना। इतना उनकी वोकल में माशाल्लाह रिसेम्बलेंस है, बेस भी है, और वो मर्दाना आवाज है ना, वो समझ में आता है कि अली जफर क्या शानदार सिंगर है। बड़ी मेहनतों से बने ये लोग। लोगों को लगता है कि बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं या बड़े बंगले ले लिए, तो वो ऐसे थोड़ी बनता है। बहुत मेहनत है, इतनी स्ट्रगल है। अली जफर की, ये सारे सिंगर्स की बहुत मेहनत, सारे लाजवाब है। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है ना कि क्या गाना गा लिया, ये गा लिया, ये गाना कोई आसान काम नहीं। अब अली अजमत को देख लो, कई लोगों के लिए वो शोर है, लेकिन कईयों के लिए वो क्या म्यूजिक है, वो क्या म्यूजिक है। वो एक इंडिया की फिल्म में उन्होंने गाना गाया था, वो क्या गाना था, उसमें बहुत हाई नोट पे गाना गाया था उन्होंने, ये उसकी जॉन अब्राहम के पीछे गाना गाया था, ये जिस्म है तो क्या, ये जिस्म 2 का गाना है, वो जिस्म 2 का गाना है, और ये क्या गाना था, बड़ा अच्छा गाना, ये रूह का लिबास है। लेकिन उसकी वजह है ना ज़ोहैब भाई, उनको काम भी लेना आता है। वो जो वहाँ वाली मार्केट है ना, वो
मैंने ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ उनको काम लेते देखा है, और उसके बाद जब फिर वो अपना ऊपर से मसाला डालते हैं ना, वो बंदा पहचाने नहीं जाता। क्या म्यूजिक यार भाई। मैं अभी इंडियन आइडल्स जो से हैं उसकी ना वो आती हैं पुरानी रील्स, मैं कभी कभी वो सुनता हूँ उसमें बैठ के, यार वो क्या बच्चे भी क्या गाते हैं, बड़े ट्रेंड लोग हैं। और आप थोड़ी देर बैठ के पुराना गाना कोई वो बच्चा गा रहा हो जो ऑडिशन देने के लिए जिसपे जजेस भी खुश हो रहे हो, यार वो थोड़ी देर में आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है यार क्या, यानी कि वो आपका मेंटल लेवल ही चेंज कर देता है ना म्यूजिक। अभी ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ अली जफर वाले, अली अजमत वाले गाने की, वो जिस्म है तो क्या ये रूह का लिबास है, इसमें अली अजमत का वोकल्स कुछ और थे, और देखिए कैसे उसमें कितना डिफरेंट वोकल किया, अलग ही लाइन, वो पहचाने नहीं जा रहा कि अली अजमत साहब गा रहे हैं, तो वो लेकिन उनका बैंड का मैं बड़ा फैन रहा हूँ, जुनून ग्रुप भाई, जुनून बैंड जो होता है, बिल्कुल जुनून। उसके अलावा जो बैंड हमारा वाइटल साइंस जुनैद जमशेद साहब, तो ये आइकॉनिक लोग हैं भाई। इस तरह का म्यूजिक भी मैंने अभी तक नहीं ना देखा, और ये म्यूजिक बहुत है। अभी जुनैद जमशेद के बारे में अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, उनका एक वो गाना था, हम क्यों चलें उस राह पर, जिस राह पर सब ही चलें, उसमें जुनैद जमशेद की आवाज और उसके सुर पता चल रहे हैं कि वो कैसे गा रहा है। अच्छा, बाज लोग ना बिल्कुल एक ऐसे गा देते हैं ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो क्या गा जाते हैं, उनमें से तुम भी एक हो, मतलब इतनी बड़ी चीजें ऐसे गा जाते हैं, और जो सुनने वाला है अगर वो कान रखता है तो वो परेशान हो जाता है कि यार ये क्या भाई क्या गा गया ये, बस वो एकदम से मेहनत है ना। इसमें सुखविंदर सिंह जो उनसे हैं, क्या बात है, लाजवाब आर्टिस्ट। सुखविंदर सिंह को आप खड़ा कर लें एफर्टलेसली, वो ऐसा कुछ गा देगा, बंदा कमाल का बंदा है वो, ऐसा कुछ गा देगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया। और सबसे बड़ी बात ये भी है, मैं जब भाई एक बात आपको और भी मैं बिल्कुल ये क्लियर करना चाहता हूँ लोगों की भी, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं सब हमारे जो हिंदुस्तानी माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं, प्लेबैक सिंगर्स हैं, जो वो सब जो हैं वो हमारे पाकिस्तानी सिंगर से उनसे इंस्पायर्ड हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फिर मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, उनका मुल्क कमाल है, उनको म्यूजिक बनाना आता है, उनका नहीं उनका मुल्क कमाल है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहने लगा हूँ, क्योंकि वो एक सॉरी टू से छोटे मोटे सिंगर को वो इतना बड़ा बना कर प्रेजेंट कर देते हैं। हमारे यहाँ पे हमारी टांग खींचने वाले हमारे इतने बड़े लोग गुजरे हैं, जैसे परवेज़ मेहदी साहब, ऐसे सिंगर, ऐसी गज़ल बहुत कम लोगों ने गाई है। दुनिया गुलाम अली खान साहब की बात करती है, नो डाउट, मेहदी साहब की बात करती है, उनके बाद भी तो लोग हैं ना, उनको कोई याद ही नहीं है। परवेज़ मेहदी साहब किसी को याद ही नहीं हुआ, ऐसा काम कर गए। सुखविंदर सिंह सब उनको गाता है। और आप ये देखें कि हमारे मुल्क में ही नसीबो लाल तब एक्नॉलेज हुई जब थोड़ा सा उसने अच्छा गाना अच्छे तरिके से गाया, आपदा परवीन जी के साथ बैठ के गाया। बस देखे ना हमारे मुल्क में उसको सॉरी टू से वल्गर गाने गवा रहे हैं, उससे थोड़ी पता चलेगा वो किस लेवल की आर्टिस्ट है। जब उसने उधर जाके गाया, जब इंटरनेशनली एक प्लेटफॉर्म पे आई, तो फिर पता चला कि यार इसकी रेंज, बहुत बड़ी आर्टिस्ट, नसीबो लाल की तो रेंज इतनी खतरनाक है। बड़े कम सिंगर्स में होता है ये भाई कि उसकी रेंज और सुर उसका लगता है। अक्सर ऊंची आवाज़ों वालों का सुर नहीं लगता, उसका सुर लगता है वहां जाके। तो इस पे करम है अल्लाह का, बेशक। शी इज वन ऑफ देम। और आबदा जी तो खैर उनकी मैं क्या बात करूं, वो तो मेरे दादाजी के गंडा बन शागिर्द हैं। आबदा जी वो शागिर्द हैं उस्ताद सलामत अली खान साहब के। वाह वाह वाह, बड़े लोग। और मैं उनसे मिलने गया था, मुझे अभी वाकया याद आ गया। हाँ बताए। तो हालांकि मैं उनके बेटे हैं सारंग भाई, उनके स्टूडियो में गया था। मेरे दोस्त हैं अमानत, ही इज़ अ वेरी गुड ड्रामर एंड प्रोग्रामर। तो मिलने चले गए, तो नीचे आबदा जी बैठे हुए थे। मैंने ख्वाहिश जाहिर की, मैंने कहा यार मैं अब पता करें सारंग भाई अगर, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो मिल नहीं रही किसी को, क्योंकि लॉकडाउन का दौर था। तो फिर मैंने भी मैंने ठीक है यार, शी मस्ट बी रेस्टिंग और कुछ भी। तो जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा नीचे लेकर आओ खान सबको, ऐसा उन्होंने बोला। यानी कि मैं बता रहा हूँ कि इतने हम्बल और इतना बड़ा नाम, शानदार। मैं नीचे चला गया, खुदा गवाह है जब भाई उन्होंने जूती नहीं पहनी जब तक मैं बैठा रहा हूँ। मुझे 50,000 रुपया नज़र की और उन्होंने मुझे ये कहा कि ये आपको नहीं, ये आपके दादाजी को, घराने को नज़र है। फिर मुझे वाकया बताया अपना, अच्छा। शागिर्द कैसी हुई मैं, क्या हमें बताए ना। कहती मैं छोटी सी थी, तो सलामत अली खान साहब गा रहे थे, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई साहब जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, तो वहाँ मैं छोटी सी बच्ची बैठ के गा रही हूँ, तो आगे बैठी हुई थी और खान साहब गा रहे थे आपके दादा। तो कहती मैं ऐसी उनको दाद दे रही थी, तो एकदम गाते गाते खान साहब ने कहा ये बच्ची कौन है। उन्होंने मेरी तरफ पॉइंट किया कि ये बच्ची कौन है। तो कहती क्या हो, थोड़ी सी घबरा गई। तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची ऐसा अच्छा गाना सुन रही है, बहुत तुम्हें बहुत भाग लगेंगे। उसके बाद फिर वाकया सुनाया, खैर माशाल्लाह बड़ी हो गई जब भी उनका नाम हो गया।
तो रेडियो पाकिस्तान में आपदा परमीर उस्ताद सलामत अली खान साहब को ढूंढ रही हैं। तो खान साहब अक्सर जाया करते थे क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग, नुसरत फ़तेह अली खान मैडम जी, बड़ा बड़ा नाम। अब तो खैर उन कैंटीन्स में जाएँ तो मैं तो रो पड़ता हूँ, मैं वहाँ समझ लेके बड़ा हुआ वहाँ जी, ठीक है। पीटीवी की कैंटीन में बड़े बड़े लोग देखे हैं मैंने वहाँ, रेडियो पाकिस्तान। तो वो कैंटीन नहीं, वो तो एक हिस्ट्री है। अगर हमारी गवर्नमेंट उसको चाहिए कि उसको एक हिस्ट्री बना दे, ऐसे लेजेंड्स हैं वहाँ पे। वो रोज़ बैठते थे वहाँ, चाय पीनी उन्होंने वहाँ बैठ के। तो आबदा जी कह रहे हैं कि मैं वहाँ, सलामत अली खान साहब आए तो मैं ज़मीन पे लेट गई, मैं तो आपको ढूंढ रही थी खान साहब। तो खान साहब ने कहा नहीं बीबी तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, मैंने तुम्हें सुना। कहते मैं वही बच्ची हूँ, आपको याद है वो सिंध में जब आप गा रहे थे वहाँ। फिर उनको याद आया, खान साहब ने कहा तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, बड़ी सुरीली और बड़ी दुआ है। कहती आपकी दुआ लगी मुझे और अब आप मुझे शागिर्द करें। फिर घंटा खान साहब ने उनको बांधा। तो कहने से मुराद है कि जब मैं घर में गया तो जूती तक नहीं पहनी उन्होंने, इतनी हम्बल इंसान, इतनी इज्जत दी हमें, बाहर तक छोड़ने आई। तो मैंने कहा कि माई जी आप, मैं माई जी कहता हूँ उनको क्योंकि वो इस काबिल हैं। तो मैंने कहा माई जी आपको ये करने की ज़रूरत। उन्होंने कहा नहीं मैं तो आपके घराने का खुदा गवाह, उन्होंने बल्कि मैं नौकर हूँ, उस्ताद सलामत अली खान की नौकर हूँ उस घराने की। तो मैंने कहा फिर ऐसे दुआ नहीं आपको लगी। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा भाई, ये जितने लोग देख रहे हैं ये आजकल जो ओवरनाइट स्टार बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। उसका ये होता है कि अदब से हर चीज़ मिलती है आपको। ज़रूरी नहीं म्यूज़िक का ही अदब हो, अदब सर सीनियर का अदब वाजिब है। इवन आपके छोटे बच्चों का भी आप अदब करें जो जूनियर्स हैं आपके, बिल्कुल ठीक। तो उससे फिर भाई बहुत चीज़ें जो रियाज से नहीं हल होती वो दुआ से हल हो जाती। शानदार शानदार। अब हमें अपने जो सिंधी राग था, कौन सा था आपने बताया? सिंधी भैरवी। सिंधी भैरवी, हाँ जी, जिसके आपने इसको ट्यून किया हुआ। सिंधी भैरवी मैंने। हाँ, अब मुझे सिंधी भैरवी सुनना है आपसे। इसमें राग थोड़ा सिंधड़ा पेश करेंगे हम। राग सिंधड़े को मैं सिंधड़ा। यार होवे ते लजपाल होवे, यार होवे ते लजपाल होवे, उथा यारी लावण चस है। फिर जरदे बदले सर मंगे, उथा सर देना की कस है। ओ काफिर है जेड़ा लाके यारी, ओ पिछों आखे साड़ी बस है। यारी लाइए तोड़ निभाइए, सकू पीर फरीद दा डस है। इश्क अनोखड़ी पीड़े, ओ सैसे सूल अंदर दे। हाँ इश्क अनोखड़ी पीड़े, ओ सैसे सूल अंदर दे। हाँ मेरे नैन बावन नीरे, ओलड़े जख्म जिगर दे। हाँ जख्म जिगर दे। बिरहु बखेड़ा सख्त अवेड़ा, खेश कबीला लायम झेड़ा। हाँ मैं को मारन माँ प्यो वीरे, ओ दुश्मन लोग शहर दे। इश्क अनोखड़ी पीड़े, ओ सैसे सुर अंदर दे। शानदार, वाह 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 वाह। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। और आपने क्या शानदार गाया। आप खुश रहें, सलामत रहें, हमारी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपके लिए। और आप इसी तरह तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें और लोगों में ये खुशियां बांटते रहें। बहुत शुक्रिया। ये आपको पता है, अभी हम कुछ अर्सा पहले कुछ डॉक्टर्स का इंटरव्यू करते, साइकोलॉजिस्ट का, ये मेंटल थेरेपी है, आपको पता है। ये आपकी बैड थॉट्स को निकाल देती है, आपके अंदर आपको क्लियर कर देती है। वो कहते हैं ना, म्यूज़िक
आपको वो देता है, तासीर देता है तासीर म्यूजिक आप, और अच्छा म्यूजिक जी बिल्कुल ऐसे जो गाने वाला हो, तो वो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत खुश शुक्रिया, रखे। thank you जाते very जाते हमें एक सिराइकी में कुछ सुना देंगे? सर मैं बिल्कुल पेश कर देता हूँ। सिराइकी, आपको सिराइकी में क्या आता है? सराइकी में भी बेसिकली ये जो मैं पेश कर रहा हूँ ये सब सराइकी चीज़ें हैं। अच्छा, ये ख्वाजा गुलाम फरीद वो कोट मिट्टन से जो थे वो हाँ, सराइकी शायर थे। सिराइकी। और आप खुद भी मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं? ताल्लुक रखते हैं, तो बड़े उस्ताद सलामत अली खान साहब बड़ी वहाँ कोई सिराइकी का को हमें कोई ऐसा लोक चीज सुनाए कि सिराइकी सारे झूम उठे। हजूर ये एक बड़ी खूबसूरत एक काफ़ी है मेरे दादाजी की, अच्छा, बाबा बुल्ले शाह ने लिखी है। वाह वाह, तो मैं ये आपकी नियाओ सही और रल देओ बधाई, आहा, मैं वर पाया रांझा माई, बिल्कुल तो ठीक ये है। मैं पेश करता हूँ। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा आप ये सुन के जाइएगा, इसके बाद इंशाल्लाह अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कर दीजिएगा, और आप जो लिखते हैं फीडबैक देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम खुद को ठीक करें और आपके मुताबिक आपको ये चीज़ प्रेजेंट करें। हमारे भाई शुजात अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी भाई। रांझा रांझा कर दीनी मैं इत्थे आपे रांझा होवी सदोनी मैनू ती दो रांझा ते हीर ना क्यों कोई वाह वाह वाह, नियाओ सैयों रल देओ बधाई, नियाओ सैयों रल देओ बधाई, मैं वर पाया हो रांझा माही, नियाओ सैयों रल देओ बधाई। अज दा रोज़ मुबारक जणिया, अज दा रोज़ मुबारक चढ़िया, हो रांझा साडे वेड़े वड़िया, हथ खुंडी मोढे कंबल धरिया, ओ चाका वाली शक्ल बनाई, नियाओ सैयों उठ बुलिया चल उथा चलिए, ओ जिथा होवन सारे अन्ने ना कोई साडी जात पछाणे, ते ना कोई सानू मने, रल देओ बधाई।